अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 15 अक्टूबर 2024 करीबन सुबह का वक्त था। एक बच्चे को अचानक से पेट में दर्द उठ गया। दर्द इस किस्म का था, इतनी शिद्दत का था कि उसकी बर्दाश्त से बाहर था। घर वालों ने यह सोचा कि शायद मामूली प्रॉब्लम हो। करीब के एक डॉक्टर को बुलवा कर बच्चे को दिखाया गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद उसको कुछ ड्रॉप्स दे दिए जो कि पीकर उसको थोड़ा सा इफाका हुआ। अब घर वालों ने सोचा कि शायद कि ये मामूली सा मामला है, बेहतर ये है कि यहीं पे इसका कुछ हल कर लिया जाए। एक दिन वो ड्रॉप्स देने के बाद कुछ भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। दूसरा दिन भी गुजर गया, लेकिन बच्चे की हालत मजीद बदतर होती जा रही थी। 17 अक्टूबर सन 2024 सुबह का वक्त था। अब बच्चे की हालत ये हो चुकी थी कि उसके घर वालों ने यह सोचा कि अब अगर इसको किसी बड़े अस्पताल के अंदर न दिखाया गया तो यकीनन बच्चा किसी बड़े नुकसान का शिकार भी हो सकता है। यार दोस्तों, अब उनका फैसला यह हुआ कि यहाँ पर जो शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, DHU अस्पताल, उसके अंदर बच्चे को चेक करवा लिया जाए। यही उन सबको बेहतर लगा और यही उन सबका प्रोग्राम बन गया। करीबन 9 के 10 बजे का टाइम था। बच्चे को DHU अस्पताल के अंदर लाया गया। बच्चे का मुख्तसर चेकअप करने के बाद डॉक्टर्स ने एक पर्ची उनके हाथ में दी जिस पर कुछ टेस्टें लिखी हुई थी। अब बच्चे के पेरेंट्स ने उस बच्चे की टेस्टें करवाई, जिनमें एक अल्ट्रासाउंड था। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद, वो रिपोर्टें करवाने के बाद, वो टेस्टिंग करवाने के बाद जब बच्चे के वालिदैन बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ने अब उनको एक पर्ची और लिखकर उनके हाथ में थमा दी। अब इस पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ था, पेरेंट्स तो यही सोच रहे थे कि शायद फिर से कोई टेस्टें लिख दी गई हैं, लेकिन जब उस पर्ची को देखा तो उस पर लिखा था कि बच्चे को फिलफोर जल्द अज जल्द यहाँ से रेफर करके पिंडी ले जाया जाए, वहां पर किसी बड़े अस्पताल के अंदर इसको दिखाया जाए, क्योंकि अब तक बच्चे के मसाने के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके थे। 4 दिनों से बच्चे ने ना बड़ा पाखाना किया था और ना ही छोटा पेशाब किया था। यह सिचुएशन देखने के बाद अब बच्चे के वालिदैन परेशान हो जाते हैं, उसे फिलफोर लेकर रावलपिंडी की तरफ निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अब क्या होता है, रावलपिंडी जाने में उनके साथ में खुद शामिल हो जाता हूं। अब वहां पर जाकर हमारा यह इरादा था, जो कि रात सारी हमारा सफर रहा। करीबन सुबह के वक्त जब हम रावलपिंडी पहुंचे तो हमने ये सोचा कि बच्चे को किसी इमरजेंसी अस्पताल के अंदर फौरन चेक करवाने की जरूरत है। वहां पर जाकर हमने ये डिसाइड किया कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर हम इसको दिखा देते हैं। अगर हम सरकारी अस्पताल के चक्करों में पड़ गए तो बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, क्योंकि यहां पर हमेशा से यही अमल रहा है कि जब भी कोई इस तरह का केस आ जाए जो कि थोड़ा कमजोर किस्म का हो तो उसको डॉक्टर्स फिलफोर रेफरेंस लिखकर दे जाते हैं कि इसको फलां शहर के किसी अस्पताल के अंदर दिखाया जाए। तो बदकिस्मती से अब भी यही वाकया यहां पर भी पेश हुआ। कसूरवार कौन था या हमारी किस्मत खराब थी, सारी चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप इस वाकये को मुकम्मल तौर पर सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, आगे क्या हुआ, जब हम यहां से रावलपिंडी पहुंचे तो सुबह का वक्त था, 6 बजे के करीब का वक्त था। हम बच्चे को घर से लेकर अस्पताल की तरफ निकल आए। रावलपिंडी के अंदर एक प्राइवेट अस्पताल था जो बड़ा ही मशहूर और बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स, जाने पहचाने डॉक्टर्स का अस्पताल था। वहां पर करीबन हर तरह का डॉक्टर आपको मिल सकता है। हम उसको अच्छी तरह से जानते थे। हमने सोचा कि बिना देर किए वहां पर सारी सहूलतें मौजूद हैं तो फिलफोर उसी हॉस्पिटल में हम बच्चे को लेकर चले जाते हैं। वो अस्पताल मेगा कॉम्प्लेक्स अस्पताल है, रावलपिंडी का प्राइवेट अस्पतालों में सबसे महंगा तरीन अस्पताल है। बच्चे को लेकर हम जब उस अस्पताल के अंदर पहुंचे तो उस वक्त उस अस्पताल की सिर्फ इमरजेंसी खुली थी। फिर दोस्तों, जब हमने उस बच्चे को इमरजेंसी के अंदर सारा उनको ये मामला बताया कि इतने दिनों से इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है, हमने इसकी ये टेस्टें करवा ली हैं और हमने इसको ये दवाएं दी हैं। वहां पर जो अमला मौजूद था उन्होंने हमसे कहा अभी तक जो स्पेशलिस्ट हैं वो तो यहाँ पर नहीं आए, लेकिन उनका आप इंतजार करें, वो जैसे ही आते हैं तो बच्चे को हम डॉक्टर्स को दिखा सकेंगे। अब क्या हुआ, डॉक्टर्स ने जब बच्चे की रिपोर्ट देखी और बच्चे की कंडीशन देखी तो उस अमले ने ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर इमरजेंसी के अंदर कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये मामला यूरोलॉजिस्ट का है, तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं जो इस केस को संभाल सके। फिर दोस्तों, अब हुआ क्या
کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو کال کی اور ڈاکٹر صاحب نے شکر کے کال اٹھا لی۔ کال اٹھانے کے بعد ڈاکٹر کو یہ مسئلہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں 12 بجے تک ہاسپٹل آؤں گا، 12 بجے کے بعد ان کو کہیں کہ وہ یہاں پر آ جائیں۔ 12 بجے کا ڈاکٹر نے جب ٹائم دیا تو ہم نے سوچا کہ یہ تو بڑا لمبا ٹائم ہے، بچے کی کنڈیشن بھی خاصی خراب تھی، لیکن دوسری طرف سٹاف نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ دوستو، شہر کا یہ وہ سب سے مہنگا ترین ہسپتال تھا، راولپنڈی شہر کا یہ سب سے مانا ہوا ہسپتال تھا۔ ڈاکٹرز کے لحاظ سے، چیک اپ کے لحاظ سے سب سے بہترین ڈاکٹر تھے، سب سے بہترین ہسپتال اس کو کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اس کے سٹاف کی طرف سے ہمیں یہ جواب ملا تو یقیناً ہم مایوس ہوئے، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم تھا کیونکہ بچے کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ ہم نے بنا کچھ سوچے سمجھے مزید قدم اٹھانے کا سوچ لیا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کہ ہم اگلا قدم اٹھائیں۔ پیارے دوستو، اگلا جو ہمارا قدم تھا وہ یہ تھا کہ ہم بچے کو لے کر کسی سرکاری ہسپتال کے اندر ایمرجنسی کے اندر لے کر جائیں تاکہ اس کی فل فور ٹریٹمنٹ کی جا سکے۔ ہمارا جو اگلا ہسپتال تھا جس کے اندر ہم نے جانا تھا وہ تھا سینٹرل ہسپتال، جو راولپنڈی کے اندر سب سے بڑا ہسپتال مانا جاتا ہے، جسے بینظیر بھٹو ہسپتال بھی کہا جاتا ہے۔ ہم بچے کو لے کر جلدی سے وہاں پر پہنچے۔ قریباً 9 بجے کا ٹائم تھا جب ہم سینٹرل ہسپتال کے اندر پہنچ چکے تھے۔ جب ہسپتال کے اندر چلڈرن وارڈ کے اندر جو بچگانہ اسپیشلسٹ کے ڈاکٹر تھے ان کے پاس جب ہم پہنچے تو انہوں نے مختصر بچے کا چیک اپ کرنے کے بعد ہمیں ایک پرچی لکھ کر دی کہ اس پرچی کو لے جائیں اور فلاں وارڈ کے اندر بچے کو دکھا دیں، اس لیے کہ یہ یورولوجسٹ کا کیس ہے، لہٰذا آپ اسپیشلسٹ یورولوجسٹ کے پاس چلے جائیں، وہی اس کا حل کریں گے۔ پھر دوستو، ہم بچے کو اٹھا کر یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تو جب ہم اس کمرے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں پر جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ آرام فرما رہے تھے۔ میں نے بڑے ہی تمیز کے ساتھ ایکسکیوز می کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کو جگایا اور پھر ساتھ میں معذرت کی کہ ڈاکٹر صاحب، ہم معذرت خواہ ہیں کہ آپ کے آلام کے اندر ہم نے خلل ڈالا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ ہم کر بھی کچھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا، ہم نے صاحب کا ساری ڈیٹیل ان کو سمجھائی کہ یہ پرابلم ہے، اتنے دنوں سے اس بچے کے ساتھ یہ کیس چل رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک پرچی لکھی اور پرچی لکھ کر ہمیں کہا کہ جلدی سے یہ چیزیں لے کر آ جاؤ۔ میں وہاں سے بھاگ کر ایک سٹور کے اوپر گیا اور وہاں سے وہ سارا سامان لے لیا جو ڈاکٹر صاحب نے پرچی کے اوپر لکھا تھا۔ اس میں ایک نلکی لکھی تھی جو کہ چھوٹے پیشاب کو ریلیز کرنے کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے یہ کام ہوگا، اس کے بعد آپ کے بچے کو دیکھا جائے گا کہ اس میں ایشو کیا ہے۔ ہم وہ نلکی لے کر آ گئے۔ آ کر ڈاکٹر صاحب کے کمرے کے باہر جب پہنچے تو ڈاکٹر صاحب اس وقت تک وہاں سے جا چکے تھے۔ اب واللہ عالم کہ وہ کہاں پر گئے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں، لیکن آدھا گھنٹہ ہمیں انتظار کرنے کا کہا گیا۔ آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد جب تک کوئی ڈاکٹر نہیں آئے ہم بیٹھے رہے، لیکن ان بچے کی حالت بہت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں نے ایک فیصلہ اور لیا کہ بچے کو چیک کروانا تو ضروری ہے، لہٰذا خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر کی تلاش میں نکل پڑا۔ ڈاکٹر کا پوچھنے لگا کہ یار یہ فلاں ڈاکٹر کدھر ہوگا۔ کچھ گارڈز نے بتایا، کچھ ڈاکٹر فلاں وارڈ کے اندر جو مریض ہیں، جو پیشنٹ ہیں، ان کو راؤنڈ لگا کر چیک اپ کر رہے ہیں۔ میں فوراً اس وارڈ کے اندر گیا اور جا کر وہاں پر بچوں کو جو چیک اپ کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ سامان تو منگوا لیا، لیکن قریب 1 گھنٹے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ شدید تکلیف کے اندر ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہاں بڑے سخت لہجے میں غصے میں مجھ سے یہ کہا کہ یار آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ میں چیک اپ کر رہا ہوں، راؤنڈ پہ ہوں، ادھر سے فری ہو جاؤں گا تو آپ کے بچے کو دیکھ لوں گا۔ بہرحال میں نے کہا ٹھیک ہے، چلے آپ راؤنڈ لگا لیں، ہم اپنے بچے کو دیکھ لیتے ہیں خود ہی۔ وہاں سے ہم بچے کو لے کر واپس آ گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے روم کے پاس بیٹھ کر قریباً آدھا گھنٹہ اور انتظار کیا، لیکن ڈاکٹر صاحب کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا، بچے کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ گزشتہ 4 دنوں سے بچے نے نہ پیشاب کیا تھا اور نہ ہی پاخانہ کیا تھا۔ اب مزید 1.5 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب نہ آئے۔ ہم انتظار میں بیٹھے رہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم نے شور شرابہ کیا، ہم نے تھوڑا واویلا کیا تو پھر ایک اور ڈاکٹر صاحب جو وہاں پر ہسپتال کے اندر تشریف لائے۔ میرے دوستو، جب ایک اور دوسرے ڈاکٹر کا ہمارا سامنا ہوا اسی روم کے اندر جو یورولوجسٹ اسپیشلسٹ کا روم تھا، تو ہم نے مکمل ڈیٹیل ان ڈاکٹر صاحب کو بھی بتائی کہ آپ سے قبل جو ڈاکٹر صاحب یہاں پر بیٹھے تھے
उन्होंने ये नलकी मंगवाई और उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे का जो पेशाब है, जो यूरियन है, उसको रिलीज करने के बाद ही अगला कोई कदम उठाया जा सकता है। बहरहाल डॉक्टर साहब ने बच्चे को बेड के ऊपर लिटाने का कहा और फिर लिटाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको हम ये नलकी लगाते हैं। नलकी लगाने के बाद ये होगा कि इसका जो यूरियन है वो निकल आएगा और इसका जो मसाना है वो खाली हो जाएगा, तो बच्चे को कुछ थोड़ी बहुत आफियत हो जाएगी। उसके बाद हम इजी होके टेस्टिंग कर लेंगे। हमें डॉक्टर साहब की तजवीज़ अच्छी लगी। हमने कहा ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा ही करते जाएं। डॉक्टर साहब ने ऐसा ही किया। नलकी लगाने के बाद बच्चे को थोड़ा बहुत रिलीज करने के बाद अब वो नलकी जो लगाई तो वो उसके अंदर कोई बच्चे ने यूरियन ना किया। बहरहाल उन्होंने कहा कि तकरीबन 5 दिनों तक ये नलकी लगी रहनी चाहिए। हमने कहा ठीक है। नलकी लगाने के बाद डॉक्टर साहब ने हमें एक और टेस्ट लिख के दी और उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में जाएं और जल्दी से ये टेस्ट करवा कर ले आएं। पर्ची के ऊपर एक एक्सरे लिखे हुए थे जो कि पाखाने का एक्सरा करना था कि शायद कि इसको कब्ज का भी इशू है, इस वजह से इसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम वो एक्सरे की पर्ची लेकर सीधे हम दूसरी ओपीडी के अंदर चले जाते हैं। ओपीडी के अंदर जाने के बाद जहां हमने एक्सरे रूम के अंदर वो पर्ची दिखाई तो अर्जेंट पर्ची थी। बहरहाल जल्दी से उन्होंने हमें अंदर लिया और बच्चे का एक्सरा भी कर लिया। एक्सरा करने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आधा घंटा बाहर वेट कीजिए, आधे घंटे के बाद आपको रिपोर्ट दे दी जाएगी। ठीक आधा घंटा गुजरने के बाद जब मैं रिपोर्ट लेने के लिए उस रूम के अंदर गया तो वहां पर बैठे हुए स्टाफ का यह कहना था कि रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। बहरहाल 10 मिनट और इंतजार करने के बाद मैं फिर से गया। रिपोर्ट का फिर भी कुछ पता ना था। फिर से 10 मिनट गुजरने के बाद फिर मैंने रिपोर्ट का पता किया, लेकिन रिपोर्ट फिर भी नहीं आई थी। अलगरज के तकरीबन 1 घंटा में बार बार 10 मिनट के बाद जाकर पता करता रहा, लेकिन उस वक्त तक भी वो रिपोर्ट ना आई थी। यहां तक कि जुमा का दिन था और फिर जुमा का वक्त हो गया। जब आखिरी दफा मैं गया तो मुझे यह कहा गया कि अभी वक्त खत्म हो चुका है, आपकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, आप कल तशरीफ ले आइए और अपनी रिपोर्ट जो है वो कल ले जाना। मुझे बड़ा दुख लगा। मैंने कहा यार आपके पास वो इमरजेंसी रिपोर्ट थी, हमारा पेशेंट सीरियस है, तकलीफ में है, आप उसको जल्दी से करके दे देते तो शायद हमारा कुछ फायदा हो जाता, शायद कि हमारे बच्चे की जान बच जाती, लेकिन आपने बहुत ही गफलत का मुजाहिरा किया है। बहरहाल हम सब्र के अलावा और कर भी क्या सकते थे। 2 घंटे गुजरने के बाद भी बच्चे ने पेशाब नहीं किया था। नलकी उसी तरह खाली की खाली थी, वो थैली जो पेशाब की लगाई गई थी वो उसी तरह थी। जैसे ही हम बच्चे को लेकर वहां से बाहर निकले तो बच्चे ने थोड़ा सा पेशाब किया, लेकिन वो पेशाब भी बजाय उस थैली के अंदर जाने के नलकी की साइडों से बाहर निकल गया, यानी कि वो नलकी दुरुस्त तरीके से नहीं लगाई गई थी। ये सिचुएशन देखने के बाद, ये रिपोर्ट न मिलने के बाद हमारे पास एक ही हल था कि हम डॉक्टर के पास जाएं और जाकर डॉक्टर साहब को बताएं कि यह प्रॉब्लम है। हम वहां से डॉक्टर साहब के पास गए और डॉक्टर साहब को जाकर सारा वाकया बताया। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर इस नलकी को लगाए रखने का कोई फायदा नहीं है, नलकी को वापस निकाल देते हैं, जब रिपोर्ट मिलेगी तो मेरे पास आ जाना। हमने नलकी निकलवा ली वापस। जैसे ही बच्चे की नलकी निकली तो बच्चे का पेशाब भी रिलीज हुआ। अब उस पेशाब निकलने से बच्चा थोड़ा सा रिलैक्स हो गया और फिर उसने सुख का सांस लिया। इस सारी सिचुएशन के बाद हमने जब देखा कि यार यहाँ पे सिर्फ एक नलकी लगी, वो भी ठीक तरीके से नहीं लगाई गई, उसमें भी बच्चे को बहुत तकलीफ हुई। फिर जो एक ही टेस्ट करवाने का कहा गया वो भी इमरजेंसी में थी, उसकी भी ये हालत थी कि वो भी हमें 3 से 4 घंटे गुजरने के बाद भी एक एक्सरे की रिपोर्ट जो कि सिर्फ 5 से 10 मिनट का वक्त चाहिए होता है वो भी ना मिल सकी। इसके बाद हमारे पास वहां पर कोई ऑप्शन मौजूद ना था कि इस सिचुएशन में हम इस बच्चे को यहां पर रख सकते। हमारे पास एक और ऑप्शन था। हमने सोचा कि वापस उसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं जो कि प्राइवेट था, चूंकि माना जाना अस्पताल था और सारी की सारी सहूलतें उसी अस्पताल के अंदर मौजूद थी। उस वक्त तकरीबन टाइम हो चुका था क्योंकि उन्होंने कहा था कि 12 बजे डॉक्टर आ जाएंगे, लिहाजा हमने सोचा कि अभी वक्त ऊपर हो चुका है, मुमकिन है कि वहां पे डॉक्टर आ चुका हो। हमने बच्चों को उठाया और वापस मेगा कॉम्प्लेक्स सदर रावलपिंडी के अंदर बच्चे को ले आए। यहां पर बच्चे को दोबारा से लेकर आए और स्टाफ के पास हमने जाकर पूछा कि डॉक्टर साहब आए कि नहीं आए। स्टाफ की तरफ से यह जवाब था कि अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। वजह यह है कि कुछ धरने हैं, कुछ एहतजाज हो रहे हैं, शहर पूरा बंद है, शहर के हालात खराब हैं और डॉक्टर साहब इसी वजह से लेट हो रहे हैं, लिहाजा अभी तक डॉक्टर साहब नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर साहब उस वक्त तक तो नहीं आए थे। बहरहाल उस अस्पताल के अमले ने हमें एक मशवरा दिया।
انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کیونکہ آپ کے بچے کا یہ پرابلم ہے، لہٰذا آپ اپنے بچے کو لے جائیں۔ شہر کے اندر ایک بڑا ہسپتال ہے، رجب زار کے اندر سول ہسپتال ہے، اس ہسپتال کے اندر آپ اپنے بچے کو لے جائیں۔ وہاں پر سارے ڈاکٹرز موجود ہیں اور ان کے پاس ہر طرح کی سہولت بھی موجود ہے۔ امید ہے کہ وہ آپ کے بچے کو جلدی ٹریٹمنٹ کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ہمارے پاس چونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے ہم نے بچے کو اٹھایا اور بغیر دیر کیے جلد از جلد بچے کو لے کر راولپنڈی کے ایک اور بڑے ہسپتال سول ہسپتال کے اندر چلے گئے۔ سول ہسپتال کے اندر جانے کے بعد بچوں کی جو او پی ڈی تھی، جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر کا جو وارڈ تھا، اس کے اندر ہم بچے کو لے کر چلے گئے۔ وہاں پر جب ہم نے بچے کو چیک کروایا تو ڈاکٹرز نے وہ پہلی ہی رپورٹ دیکھی جو کہ باغزاد کشمیر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کا الٹرا ساؤنڈ تھا۔ وہ دیکھنے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ یار بچے کے حالات خاصے خراب ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ بچہ خاصا ڈیمیج ہو چکا ہے، لہٰذا اس کی چیک اپ کے لیے ہمارے پاس اتنا انتظام تو نہیں ہے، آپ بچے کو سینٹرل ہسپتال بینظیر بھٹو ہسپتال لے جائیں۔ وہاں سے میرے دماغ میں ایک بات گھومی کہ یار سب سے پہلے ہم اس ہسپتال کے اندر گئے، وہاں سے گھما پھرا کے اب پھر سے ان ہسپتال والوں نے ہمیں اسی ہسپتال جانے کا ایک دفعہ پھر سے مشورہ دے دیا۔ بہرحال ہمارے پاس اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ ہم مڑ کر اسی ہسپتال کے اندر جاتے، لیکن جیسے ہی باہر نکلے، چونکہ اس سے پہلے جو میگا کمپلیکس والے تھے انہوں نے ہم سے اپنا نمبر لے لیا تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کے آنے کی ہمیں خبر ملتی ہے ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ ہم نے وہاں سے پھر سے پروگرام بنایا کہ بچے کو لے کر سینٹرل ہسپتال ہی چلے جاتے ہیں۔ کم از کم نلکی انہوں نے لگا لی تھی، لیکن چلو اگر ٹیسٹ بھی کی تھی تو دوبارہ اس کی رپورٹ ابھی تک آ چکی ہوگی، تو چلتے ہیں تو وہاں پر ہم اس کو دکھا دیتے ہیں۔ جیسے ہی ہم ہاسپٹل سے باہر نکلے تو کال آئی میگا ہاسپٹل والوں کی طرف سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 3 بجے آ جاؤں گا، لہٰذا آپ ہاسپٹل آ جائیں، اگر بچے کو اپنے چیک کروانا ہے تو جلدی سے یہاں پر آ جائیں، 3 بجے ڈاکٹر صاحب آ جائیں گے۔ وقت ہم نے دیکھا تو 2:15 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم نے سوچا کہ ابھی جلدی سے جب تک ہم وہاں پہنچتے ڈاکٹر صاحب بھی وہاں پر آ جائیں گے، تو لہٰذا ہمارا چیک اپ بھی وہاں پر ہو جائے گا۔ یہ سارا پلان بنانے کے بعد ہم جب واپس صدر راولپنڈی کے اندر تشریف لائے، وہاں پر میگا ہاسپٹل کے اندر گئے، وہاں جا کر پتا چلا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی نہیں آتا، مجھے راستہ بند ہے، کیا پتا کتنا ٹائم لگتا ہے، تو ان سے کہیں کہ ویٹ کریں، میں 6 بجے آؤں۔ چونکہ ہم اسپتال کے اندر آ چکے تھے تو ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں تھا کہ ہم انتظار کرتے۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے پھر سے انتظار شروع کیا۔ 3 بجے سے ہم انتظار میں بیٹھے، 6:30 بجے ڈاکٹر صاحب آ کر پہنچے۔ اس ہسپتال کی ایمرجنسی کے اندر ہم بیٹھے رہے، اس ہسپتال کی ایمرجنسی کے اندر اس بچے کو ایک گولی تک بھی نہ دی گئی، تب تک وہ بچہ تڑپتا رہا، درد سے بلاتا رہا، لیکن کسی نے بھی کچھ نہ کیا۔ اتنے بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر بچے کو ہم پھیر کر لے آئے، اتنے بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر، شہر کے مایا ناز ہسپتالوں کے اندر ہم نے بچے کو دکھایا، لیکن ابھی تک بچے کو ایک ڈراپ بھی کسی نے نہیں دیا تھا۔ بہرحال ہم انتظار میں بیٹھ گئے۔ 6 بجے تک ہم نے بچے کو لے کر ڈاکٹر صاحب کا انتظار کیا۔ 6:30 بجے ڈاکٹر صاحب آئے، ہم نے بھاگ کر سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو بچے کو دکھایا۔ اس وقت ڈاکٹر صاحب نے بچے کو دیکھ کر 1-2 ٹیسٹیں ہمیں لکھ کر دیں کہ یہ ٹیسٹیں کروا کے لے آئیں۔ پیارے دوستو، آگے کیا ہوا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ ڈاکٹر ہیں یا کیا چیزیں ہیں۔ پھر دوستو جب اس ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ 2 رپورٹیں لکھ کر دیں، 2 ٹیسٹیں لکھ کر دیں کہ یہ ٹیسٹیں کروا کر لے آئیں، ہم وہ ٹیسٹیں لکھوانے کے بعد جلدی سے بھاگیں کہ یار ابھی 7 بجے کا ٹائم ہے، بڑا وقت ہے، ہم جلدی سے یہ ٹیسٹیں کروا کر رپورٹیں لے کر آتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کو کچھ افاقہ ہو سکے۔ باہر نکلے تو پی اے صاحب بیٹھے تھے، ہم نے پی اے سے پوچھا کہ یہ ٹیسٹیں کہاں کروانی ہیں۔ پی اے صاحب نے کہا کہ یہ فلاں والی لیبارٹری ہے، احمد مجتبیٰ نام کی لیبارٹری ہے، اس کے اندر آپ نے ٹیسٹیں کروانی ہیں۔ بہرحال ہم بھاگ کر اس لیب کے اندر پہنچے، جا کر اس لیب والے کو وہ پرچی دی کہ یار یہ ٹیسٹ ہم نے کروانے ہیں۔ پرچی لے کر لیب والے کہنے لگے کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ٹیسٹ بہت لمبا ہے۔ وہ ٹیسٹ جو تھا، ایک تو اس میں بلڈ کا ٹیسٹ تھا اور دوسرا جو ٹیسٹ تھا وہ تھا MCUG، جو کہ بچے کے ایکس رے لینے تھے اور بچے کو نالی لگانے کے بعد کچھ پروسیس کرنا تھا۔ اب وہاں پر لیب والے نے ہم سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جلدی سے جائیں اور کہیں سے بچے کو نلکی لگوا کر لے آئیں، پیشاب کی نلکی لگے گی، ہم اس کے ذریعے سے اس کے مثانے کے اندر دوائیاں بھریں گے اور پھر ہی یہ ٹیسٹ ممکن ہے، ادروائز ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ نلکی لگا سکیں۔
फिर दोस्तों फिर हम उस पेशेंट को लेकर, उस 3 साल बच्चे को लेकर फिर से उसी अस्पताल की इमरजेंसी यानी मेगा कॉम्प्लेक्स की इमरजेंसी के अंदर आए। हमने उनसे कहा कि यार लैब वालों ने कहा है कि ये नलकी लगवा कर ले आए, आप हमें ये नलकी लगा कर दें, आपकी जो फीस बनती है हम आपको दे देंगे। 700 रुपए फीस लेकर उन्होंने वो नलकी लगाने के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया, वो चीजें लिख कर दी और कहा कि जल्दी से ये लेकर आ जाएं। हम जब स्टोर से वो सारा सामान लेकर उनके पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरफ से वो नलकी लगाने की ट्राई की, लेकिन वो नलकी ना लग सकी। अब चूंकि 2 लेकर आए थे जो उन्होंने बताई थी, एक 8 नंबर की थी और एक 10 नंबर की थी, लेकिन उनमें से एक भी ना लग सकी। अब वो दोनों नलकियां ज़ाया हो चुकी थी। फिर से उन्होंने कहा कि आप 6 नंबर की नलकी लेकर आए। अब जब 6 नंबर की नलकी लेने के लिए मैं बाजार में निकला, पूरा बाजार छान मारा, पूरे बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर मैंने पता किया, लेकिन वो 6 नंबर की नलकी मुझे ना मिल सकी। बहरहाल इसी नलकी की तलाश के अंदर हमारे 9 बज चुके थे। 9 बजे के वक्त जब हमने देखा कि सारे लैब, सारे डॉक्टर्स अपना अपना सिस्टम क्लोज कर रहे हैं और जाने की तैयारियां कर रहे हैं, उस वक्त हम बेबस हो चुके थे कि इसके बाद लंबी रात है, सर्दियों की रात है, बच्चे की कंडीशन खराब है, हमारे पास क्या हल हो सकता है। हम जब दोबारा गए उस अस्पताल के अंदर, लैब के अंदर गए तो लैब वालों को हमने कहा कि ये नलकी तो हमें नहीं मिल रही, कहीं से भी कोई इंतजाम नहीं हो सका। डॉक्टर्स ने कहा, लैब वालों ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि अब आप सुबह आ जाना, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है, हमारे पास भी अभी वक्त नहीं है, हमारा छुट्टी का टाइम हो चुका है, लिहाजा आप सुबह आ जाइए, ये टेस्ट हम सुबह करेंगे, लेकिन आपने इस तरह करना है कि आपने पहले नलकी लगवानी है, उसके बाद 12 बजे तक आपने हमारे पास आना है, ताकि उसके बाद हम ये टेस्ट कर सकेंगे, इसलिए कि इसके टेस्ट के ऊपर पूरा दिन लग सकता है, लिहाजा आप 12 बजे आप हमारे पास आए, तब जाकर ये शाम तक ताकि ये टेस्ट क्लियर होगा, उसके पहले हम लेबोरेटरी नहीं खोलेंगे। प्यारे दोस्तों, ये सारा सिचुएशन देखकर हम बड़े परेशान हो गए, लेकिन हमने सोचा कि अगर फर्ज किया टेस्ट सुबह ही होना है और इस टेस्ट के अलावा कोई और चाराकार ना है, तो बेहतर यही है कि इस नलकी को तलाश करके हमें घर जाना चाहिए। हमने उस नलकी की तलाश शुरू की, मुख्तसर के वो नलकी ढूंढते ढूंढते हमें मरी रोड से जाकर वो नलकी मिल गई। 6 नंबर की नलकी लेने के बाद हम बच्चे को इसी हालत में उठाकर वापस घर की तरफ चल दिए। रात के 12-1 बज चुके हैं। उसके बाद हमने थोड़ी देर आराम करने के बाद, क्योंकि लैब वालों ने कहा था कि आप लोगों ने ठहर के आना है, 12 बजे तक आना है, इसलिए हमने सोचा थोड़ा सवेरे जाने का कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम सवेरे निकल पड़े, इसलिए कि शायद कि हम सवेरे जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ मामला हल हो सके, अगर अस्पताल में होंगे तो कुछ ना कुछ बेहतरी शायद हमें देखने को मिले। प्यारे दोस्तों, जब हम सवेरे सवेरे अस्पताल के अंदर इमरजेंसी में पहुंचे, हमने सोचा कि सबसे पहले हम नलकी लगवा लेते हैं, अगर नलकी लगी हुई होगी तो जैसे ही डॉक्टर्स आएंगे तो इसका प्रोसेस शुरू कर देंगे। हम वो नलकी लगवाने के लिए सारा सामान लेकर उसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अंदर थे। उन डॉक्टर्स को हमने कहा कि आपने जो साइज मांगा था वो साइज हमें मिल गया, लिहाजा अभी आप हमें नलकी लगाकर दे दें, ताकि जैसे ही डॉक्टर्स आए तो इसका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। प्यारे दोस्तों, फिर क्या हुआ, नलकी लगवाने की कोशिश में हम वहां पर बैठे हैं। एक दफा उन्होंने ट्राई की, नलकी ना लग सकी, दूसरी दफा उन्होंने ट्राई किया, लेकिन फिर भी नलकी नहीं लग सकी। अब उन्होंने हमें यह मशवरा दिया कि यार ये बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, लिहाजा ये नलकी आगे जा नहीं रही है, आप ऐसा करें कि आप जिस डॉक्टर साहब के पास चेकअप करवा रहे हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, तो शायद वो कुछ हल कर दें, आप ले जाएं उन डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि दिन के 12:30 बज चुके थे, 12 बजे डॉक्टर साहब आ चुके थे। तो हमने बच्चे को उठाया, उनके मशवरे के तहत तो सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। यहां पर जो बात हुई वो दिल दहला देने वाली बात थी। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे, हमने कहा कि डॉक्टर साहब आपका पेशेंट ये है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप टेस्टें जो मैंने लिख के दी थी वो यकीनन टेस्टें करवा के आ चुके होंगे। हमने कहा कि टेस्टें तो बहुत दूर की बात है, अभी तक बच्चे की नलकी भी नहीं लग सकी। डॉक्टर ने कहा कि ये क्यों? हमने कहा कि हमने आपकी इमरजेंसी में भी ये नलकी लगवाने की कोशिश की, लैब वालों से भी कहा, लेकिन किसी ने भी ये नलकी नहीं लगाई। 2-3 दफा ट्राई करने के बाद भी उन्होंने नलकी नहीं लगाई। लिहाजा उन्होंने ये मशवरा दिया कि आप डॉक्टर साहब के पास चले जाएं और वही ये नलकी लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने एकदम ही कहा कि नलकी तो मैं लगा दूंगा, लेकिन इस नलकी के लगाने के मैं 5000 रुपए फीस लूंगा। बड़ी ही एक फखरिया अंदाज में उन्होंने हमसे कहा कि आप ये नलकी लगवाना चाहते हैं तो आपसे 5000 रुपए फीस मैं लूंगा, लेकिन दूसरी बात यह है, अगर आपने बच्चे को नलकी लगवानी है तो चूंकि ये बच्चा है, छोटा है,
जब इसको नलकी लगेगी तो इसे तकलीफ भी होगी, यकीनन इसे दर्द होगा। हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर डॉक्टर साहब कहने लगे कि जब इसे तकलीफ होगी, जब इसे दर्द होगा तो यकीनन ये रोएगा, चीखेगा और इसकी आवाजें मेरे कानों में पड़ेंगी। तो अब ये बच्चा आपका है, मेरा नहीं है। अब बच्चा आपका है तो ये चीखेगा तो मेरे कानों में आवाजें जाएंगी, तो मुझे तकलीफ होगी, मैं डिस्टर्ब होऊंगा। ये वो अल्फाज थे कि जो उस वक्त हमारे दिल को चीर रहे थे, जो उस वक्त हमारे दिल के ऊपर खंजर की तरह लग रहे थे। और फिर यही बस नहीं किया डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब के जो मजीद अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मैं कहता हूं कि 10,000 रुपए आप फीस जमा करवाएं। अब ऐसा करते हैं कि चूंकि इसे तकलीफ होगी तो ये चीखेगा तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मैं तंग होऊंगा, तो आप 5,000 रुपए और जमा करवाएं। हम ऐसा करते हैं कि बेहोशी वाले डॉक्टर को भी बुला लेते हैं, वो आएंगे, जाहिर सी बात है वो उनकी दवाइयां भी इस्तेमाल होंगी, जाहिर सी बात है कि उनका वक्त भी लगेगा, तो 5,000 रुपए उनकी फीस बनती है। आप वो 10,000 रुपए जमा करवाएं, हम बेहोशी वाले को भी बुला लेते हैं ताकि वो इसको बेहोश कर दें, उसके बाद हम आराम से इसको नलकी लगा लेंगे। हमने डॉक्टर साहब से एक ही रिक्वेस्ट की, हैरान बहुत हुए लेकिन फिर भी हम मजबूर थे। हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर अगर आप बगैर बेहोश किए ही एक इंसानियत के नाते आप बच्चे को नलकी लगा दें तो यही हमारे लिए बेहतर होगा। अब इसके बाद डॉक्टर साहब ने शुक्र किया हमने कि इसके ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि मैं सिर्फ एक दफा ट्राई करके देखूंगा, अगर नलकी आसानी से लग गई फिर तो ठीक है, नहीं तो आपको जरूरन ला मोहल्ला आपको बेहोशी वाले डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। उसके बाद हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट कदम हम तभी उठाएंगे जब पहली बार ही हम फेल हो जाएंगे। बहरहाल डॉक्टर साहब ने एक बार नलकी लगाने की कोशिश की तो खुद ब खुद ही नलकी लग गई। इसके बाद हम बच्चे को उठाकर वहां से लेकर गए। सबसे पहले हमने डॉक्टर साहब की फीस जमा करवाई, उसके बाद नलकी डली। नलकी डलवाने के बाद जब हम लैब वाले के पास गए, लैब वाले ने कहा कि जिन डॉक्टर साहब ने आज टेस्ट करनी थी वो तो आई ही नहीं, वो तो आज छुट्टी पर हैं क्योंकि हफ्ते का दिन है, तो लिहाजा वो हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी करते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, एक दूसरी लैब के हम अंदर चले गए। दूसरी लैब वालों ने हमसे उसके 4,000 रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे। उन लैब वालों ने हमसे 10,000 मांगे थे, अब की बार लैब वालों ने हमसे 14,000 रुपए मांग लिए। बहरहाल हम मजबूर थे, हमने वो टेस्ट करवानी थी, तो अब हमने वो टेस्ट के लिए 14,000 रुपए पेमेंट जमा करवाने के बाद बच्चे की टेस्टें शुरू करवा दी। बच्चे की टेस्टें शुरू करवाने के बाद तकरीबन 2.5 घंटे के प्रोसेस के बाद वो टेस्ट जो थी MCUG वो हो गई, ब्लड टेस्ट भी हो गई। मेरे जहन में वहां पर एक बात आई कि यार वो जो कल का जो हमने एक्सरे करवाया था, जो सेंट्रल अस्पताल के अंदर एक्सरे हुए थे, शायद कि वो भी किसी काम आ जाएं। मैं ऐसा करता हूं कि जल्दी से जब तक ये रिपोर्टें आती मैं जाकर वो ले आता हूं। वहां से मैं जब सेंट्रल अस्पताल पहुंचा, हमने सोचा कि शायद वो तैयार शुदा होगी, तो लेबोरेटरी के अंदर यहां से 1 मिनट का वक्त लगता है, तो मैंने जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल बाहर ही खड़ी कर दी और गेट से एंटर होने के बाद साथ ही वहां पर वो OPD मौजूद थी जहां से मुझे वो टेस्टें मिलनी थी। उस OPD के अंदर मैंने अपनी वो पर्ची दी, मैंने कहा 2 मिनट लगेंगे तो वो टेस्ट लेकर मैं आ जाऊंगा, तो फिर वहां से निकल जाऊंगा। अब मैं जब पर्ची देकर उनसे पूछा कि ये वाली रिपोर्ट मुझे दें, काफी तलाश के बाद उन्होंने कहा वाली रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। मैं बड़ा अफसोस करने लगा, यार कल सुबह का ये टेस्ट दिया हुआ है, 24 घंटे गुजर जाने के बाद भी अभी तक ये एक एक्सरे की रिपोर्ट नहीं आई, वजह क्या है? उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि अंदर चले जाएं, जिस कमरे से आपने ये टेस्ट करवाई थी वहां पर जाकर उनसे पूछ लें, वो शायद उनके पास पड़ी हो तो वो प्रिंट सेंड कर देंगे, हम आपको प्रिंट करके दे देते हैं। मैं जल्दी से भागकर उस कमरे के अंदर, इतनी भीड़ से गुजर कर जाकर उस कमरे के अंदर पहुंचा। जाकर बड़ी मिन्नत तरना करने के बाद 10 मिनट के बाद उन्होंने मेरी बात सुनी। उसके बाद वो पर्ची लेकर उन्होंने कहा हम चेक करके आपको बताते हैं। एक दफा उन्होंने चेक करने के लिए पर्ची ली, 10 मिनट गुजरने के बाद फिर से वो बंदा मुझे मिला, बड़ी तलाश के बाद वो मिला। मैंने पूछा यार वो टेस्ट मुझे दे दो, क्या बना उस टेस्ट का? तो मुझे आगे से जो जवाब मिला वो ये था कि यार आप आराम से बैठ जाए, हम तलाश तो कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका करके देते हैं। बहरहाल 10 मिनट फिर इंतजार किए। इंतजार करने के बाद फिर मैं उठ के कमरे में जाकर खटखटाया। कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा यार आधा घंटा पहले मैंने एक पर्ची दी थी जो कि कल सुबह की टेस्ट हुई हुई है, अभी तक मुझे उसकी रिपोर्ट नहीं मिल सकी, आप मुझे वो रिपोर्ट दे दीजिए, मैं चला जाऊं। उन्होंने कहा कि अभी तक वो हमें नहीं मिलती, हम कुछ करते हैं। बहरहाल 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी बार बार मेरे पूछने पे भी हर बार यही जवाब मुझे मिलता रहा। आखिर पे जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने
थोड़ा सा मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया। उस वक्त उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपकी जो टेस्ट है, आपकी जो रिपोर्ट है, वो कहीं डिसमिस हो चुकी है। आप ऐसा करें कि पेशेंट को दोबारा ले आए, हम दोबारा उसका एक्सरे कर लेते हैं। उस वक्त यकीनन मुझे बड़ा दुख हुआ और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है कि एक इमरजेंसी में लिखी गई रिपोर्ट इनसे गायब हो गई। आज 24 घंटे गुजरने के बाद भी ये मुझे अभी ये जवाब दे रहे हैं। बहरहाल मैंने बड़ी बहस की, कुछ डॉक्टर्स वहां पर आ गए, सबके मशवरे के मुताबिक यही बात तय पाई कि पेशेंट को दोबारा लाया जाए, तो उसकी टेस्ट करके हम दोबारा उसको रिपोर्ट दे देते हैं। मैंने उनसे कहा कि पेशेंट अब यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसको हम दूसरे अस्पताल ले जा चुके हैं, वहां पर उसकी ट्रीटमेंट जारी है, लिहाजा मुझे वो रिपोर्ट चाहिए थी, तो वो आपके पास नहीं है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अब बगैर रिपोर्ट लेने के जैसे ही मैं गेट से बाहर निकला तो मेरा बाहर देखने के बाद मेरा दिमाग ही घूम गया। अब मैंने अपने बाइक के ऊपर नजर डाली तो उस जगह पर कोई बाइक मौजूद नहीं थी, बाइक भी मेरी वहां से गायब हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों से पूछने के बाद एक शख्स ने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आई थी, वो आपकी भी बाइक उठाकर ले गए, यहाँ पर जितनी मोटरसाइकिलें खड़ी थी सारी की सारी उठाकर ले गए। बड़ी उनसे बहस करने के बाद थाने में पहुंचने से पहले पहले उन पुलिस वालों से मेरे बहस मुबाहिसा होने के बाद 5,000 रुपए उन्होंने मुझसे चालान मांगा कि ये रॉन्ग पार्किंग थी, अस्पताल के बाहर पार्किंग की इजाजत नहीं है, लिहाजा आप 5,000 रुपए जमा करवाएं। बहरहाल बहुत सारे मिन्नत तरले करने के बाद, बड़ी बहस और मुबाहिसा करने के बाद 2,000 रुपए का चालान उनको दिया और उसके बाद वहां से मेरी जान छूटी और मुझे मोटरसाइकिल भी वहां से मिली। सारा प्रोसेस करने के बाद जब मैं लैब में पहुंचा, टेस्टें हमारी तैयार थी, रिपोर्ट्स तैयार थी। जब बच्चे को ले जाकर चेक करवाया गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट्स देखने के बाद उनसे कहा कि इसके बाद जो मैं आपको टेस्ट लिख के देने वाला हूं, वो टेस्ट कोई मामूली नहीं है, वो टेस्ट का नाम सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। उस वक्त मैंने सोचा कि यार, जिस टेस्ट के बारे में ये कुछ भी नहीं समझ रहे थे, जिसके लिए इन डॉक्टर साहब ने कहा कि जल्दी से करवा के ले आए, वो टेस्ट पूरा दिन लगाकर हुई। उस टेस्ट के हमने 14,000 रुपए पेमेंट की, उस टेस्ट के पीछे हमने 5,000 रुपए डॉक्टर साहब की फीस भरी, उस टेस्ट के पीछे हमने एक्स्ट्रा लवाजिमात करके 30-35 हजार तक की वो टेस्ट हमें से हुई। तो अभी जिस डॉक्टर साहब जिस टेस्ट के बारे में कह रहे हैं, वो टेस्ट यकीनन थोड़ी सी भी नहीं होगी, वो खासी महंगी होगी और बहुत सारे तरद्दुद करने के बाद हमें शायद कि वो मिल पाए। इसलिए खुदारा डॉक्टर हजरात, किसी गरीब के ऊपर रहम करें, किसी मजबूर के ऊपर रहम खाया करें, खुदारा किसी परेशान हाल के ऊपर। ऐसी सूरत हाल में अगर किसी बच्चे की जान चली जाती है, ऐसी आप लोगों की इस लालच की वजह से अगर किसी मरीज की जान चली जाती है, तो कसूरवार कौन है? ऐसी सिचुएशन में, इमरजेंसी सूरत में अगर कोई दुनिया से चला जाता है, तो फिर कसूर किसका है? यकीनन कसूर उन लोगों का है कि जिनके पास वो मरीज को लेकर फिर रहे हैं। यकीनन इतने बड़े बड़े अस्पताल बनाने का कोई फायदा नहीं, इतने बड़े बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करने का कोई मकसद नहीं, अगर इमरजेंसी के अंदर भी उन अस्पतालों के अंदर किसी मरीज को मुख्तसर सी भी वक्ती इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी नहीं मिल सकती। यकीनन उन अस्पतालों का कोई फायदा नहीं है, उन इमरजेंसी वार्ड्स का कोई फायदा नहीं है, जहां पर सवेरे जाने के बाद शाम तक भी बच्चे की मुख्तसर सी भी ट्रीटमेंट ना हो सके। मैं कहता हूं कि ऐसे अस्पतालों का कोई फायदा नहीं है, ऐसी डिग्रियां लेने का कोई मकसद नहीं है कि जहां पर सिर्फ 1 मिनट का काम है, एक नल की वहां पर लगाने का मुंह मांगी कीमत मांगी जाए। यकीनन ऐसे डॉक्टर्स के रवैये से इंसानियत खत्म हो जाती है। यकीनन डॉक्टर्स को मसीहा बनाया गया, लेकिन वो मसीहा क्या इसी तरह के होते हैं कि जिस तरह के मसीहा यहां पर काम कर रहे हैं? यकीनन ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। डॉक्टर्स को तो ऐसा मसीहा बनाया गया जो किसी मरीज के मुश्किल वक्त में अपनी लालच नहीं करता, बल्कि उसकी भरपूर कोशिश ये होती है कि वो किसी मरीज की जान बचाने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पर बच्चा उन सब की आंखों के सामने तड़पता रहा, लेकिन हर एक को अपने पैसे की लालच थी, हर एक को अपनी फीस की पड़ी हुई थी, हर एक को, हर स्टाफ को एक दूसरे की फायदे की पड़ी हुई थी। यकीनन मेगा कॉम्प्लेक्स का पूरा स्टाफ, जहां तक मैंने गौर किया, वो आपस में मिला हुआ था। एक मेडिकल स्टोर से लेकर सर्जन डॉक्टर तक, एक लैब वाले से लेकर यूरोलॉजिस्ट
डॉक्टर तक सारे के सारे आपस में सबका गठजोड़ था और सबके मिली भुगत करके सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये काम किया कि शायद हमें चंद पैसे ज्यादा मिल सके। खुदारा आपका जो अपना काम था, आपको जो पढ़ाई के वक्त आपके असातिज़ा ने सिखाया कि आपने इंसानियत को पहले नंबर पे रखना है, आपने मसीहियत को पहले नंबर पे रखना है, आपने रहमदिली को पहले नंबर पे रखना है, बाद में अपनी बारे में सोचना है। खुदारा डॉक्टर्स, आप इस बारे में जरूर सोचिएगा, अगर उस बच्चे की जान चली जाती ऐसी सिचुएशन में तो यहां पर जिम्मेदार कौन था, इस बात का फैसला आपने करना है। अल्लाह हाफिज।